लास्ट क्लास में मैंने वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, शेप ऑफ अर्थ और हाइट तीनों ही करा दिया था। अब तीनों में से सबसे मेन जो है वो है डेप्थ वाला है। ठीक है, डेप्थ वाला बहुत बार आ रखा है, आ भी सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, मेरी बात सुनिएगा, ये प्लैनेट है, इससे एक पॉइंट ए यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है और सी पॉइंट यहां पर है। ये तीन पॉइंट बना दिए मैंने, है ना भाई? प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। ये तीन पॉइंट मैंने यहां पे बना दिए, है ना। एक बार मास m यहां पर था, एक बार मास m यहां पर था और एक बार मास m यहां पर था, है ना, इस प्लेनेट के पास में। तो कह रहा है कि इस केस में एक्सेलरेशन यहां पर क्या आया? AC। यहां पर एक्सेलरेशन आया AB और यहां पर एक्सेलरेशन आया AA। बताओ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कौन सा होगा? AA। ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ये वाला ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या यहां पर ज्यादा है। समझ गए? और यहां का एक्सेलरेशन सबसे कम इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पर क्या है? कम है। समझ गए? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं हमेशा एक्सेलरेशन से बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, दूरी क्या है इस पॉइंट की? आर है। क्या है? आर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको आई से लिखते हैं और वो हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो आप बोलोगे प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। और जहां पर ऑब्जेक्ट के जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, वहां पर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ऑब्जेक्ट के अंदर का एक्सेलरेशन क्या, दोनों सेम ही है। जहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा, वहां पर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। जहां पर एक्सेलरेशन कम, वहां पर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। तो हमने एक्सेलरेशन को इंटेंसिटी के बराबर कर दिया। आपको पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो इस प्लैनेट का इस मास के ऊपर कितना फोर्स होगा? दूरी आर है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? स्मॉल एम। एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आता है भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर का अच्छा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है प्लैनेट क्या करता है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आती कब है? जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करो। वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर वो कंजर्वेटिव फोर्स है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है? तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स ये है प्लैनेट एम, इससे आर डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है एम। ये प्लैनेट क्या करेगा? उस एम को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अपने से दूर धकेलेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी आपको अगर इसके अगेंस्ट में वर्क करना है तो कहां ले आना पड़ेगा? इससे दूर ले आना पड़ेगा, है ना। अगर आपको पता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में दूरी कितनी दोनों के बीच में? आर स्क्वायर। ये फोर्स है। लेकिन आप इसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर दो और इसको इस प्लैनेट के पास में लाने की बजाय क्या करो भैया? दूर ले जाओ। कहां पे ले जाओ? इंफिनिटी पर। तो आप जो भी वर्क करोगे, वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स, वो किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब मुझे अगर वर्क निकालना है
या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं इसके द्वारा लगाया गया ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अगेंस्ट में वर्क करूंगा, मतलब उल्टा ले जाऊंगा इसको। देख भाई प्लीज बोलिए मत यार, आवाज आ रही है। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी इंस्टेंट पे जो वर्क होता है वो क्या होता है, डी डब्ल्यू। याद है नहीं याद है? वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के। अब अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा, माइनस लगाना पड़ेगा। समझ गए? इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो ना आप, तो आप डिस्प्लेसमेंट उल्टा करोगे, है ना। और फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट करोगे राइट की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में अभी इस वक्त फोर्स की वैल्यू कितनी है, अच्छा डी यहां पर एक्स कर दो, इसको ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, ये एक्स है तो इधर क्या होगा एक्स, तो इधर भी क्या आएगा, ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या होगा, डी एक्स हो गया। ठीक है, ये किसी इंस्टेंट पर आपने वर्क किया। टोटल वर्क कहां से करना है, आपको उठाना है यहां से और कहां ले आना है, इंफिनिटी तक। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे टोटल वर्क के लिए, टोटल वर्क एक्स टू इंफिनिटी के लिए आप क्या करोगे, वर्क इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, और ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या होगा, बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है स्क्वायर। और यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका, आप कहां थे, एक्स पे थे, और बाद में आप कहां ले आ रहे हो, इन्फिनिटी पे ले आ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो W इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये एक्स की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स की पावर प्लस टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू डी एक्स, एक्स से लेके इंफिनिटी, है ना। तो W इक्वल्स टू में माइनस कैपिटल जी एम स्मॉल एम, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखेगा, ध्रुव बताइए जरा, एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन में एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन एक्स, ये और ये हो गया आपका। ठीक है, W इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स की पावर माइनस वन और एक्स, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है ना। यहां से आपका ये माइनस वाला चिन्ह क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। तो ये W इक्वल्स टू में क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन बाय में एक्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। एक बार W इक्वल्स टू में जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एक बार ही एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, इन्फिनिटी, और एक बार कौन रिप्लेस करेगा, एक्स ही रिप्लेस करेगा। तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू में क्या होता है, जीरो। तो वर्क कितना किया आपने, माइनस, ये तो ये ही बचेगा ना केवल, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स। ठीक है, और यही किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। एक मिनट के अंदर इसको कॉपी कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये आपने कभी, आपको जल्दी याद, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, याद है ना, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से फेंका जाए अर्थ की सरफेस से, कहां से फेंक रहा हूं मैं, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाए, कहां चले जाए, इंफिनिटी का मतलब होता है कि वो रीजन जहां पर अर्थ की ग्रेविटी का कोई इंफ्लुएंस ना हो, उसे, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इस केस में हम कहां से फेंकने वाले, अर्थ की सरफेस से कहां पे, इंफिनिटी पर। ध्यान रखना, दोबारा से आपको वही डेरिवेशन एक बारी फिर दोबारा से करनी है एस्केप वेलोसिटी के लिए, और इसके आने की संभावना करीबन 99% के आसपास है, मैं बता रहा हूं, आ सकती है आपको एग्जाम में। क्या कह रहे हो, क्या कहते हैं, मैं पिछले ऐसे में इंफिनिटी लिख के आया था, तो नंबर काट दो, कह रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर फेंकने में होती है इसके। अबे कौन टीचर है, लेडीज है तो बेवकूफ है वो, उससे बोलिए इन्फिनिटी का मतलब, ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज क्या होती है पता, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी। समझ गया, तो मतलब मुझे उस ऑब्जेक्ट को वहां पे फेंकना जहां पर अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ही ना हो, मतलब कहां पे, समझा, उसको नहीं समझ में आएगा। अर्थ का एटमोस्फेयर तो 100 किलोमीटर तक है, इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, चलो कोई नहीं, समझ गए ना। ठीक, अभी हमने क्या किया,
कि अर्थ की सरफेस से यहां पर एक मास रखा हुआ था m, इसको मैंने फेंक दिया, कहां चला गया? इंफिनिटी पे चला गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इंफिनिटी पे चला गया और इंफिनिटी की टोटल एनर्जी आपको बता दूं तो टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल्स में क्या होता है? 0। इसका मतलब दी गई काइनेटिक बराबर में किसके बराबर होगी? दी गई पोटेंशियल के बराबर होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? 0। क्या यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर है, इसलिए 0, क्योंकि काइनेटिक क्या होती है यहां पर? पॉजिटिव होती है, और पोटेंशियल क्या होती है? नेगेटिव होती है। पोटेंशियल क्यों नेगेटिव होती है? जितने भी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आती है, वो सब की सब क्या होती है? नेगेटिव। जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव फोर्स की वजह से आती है, वो सब की सब क्या होगी? पॉजिटिव। नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लाओगे पास पास में, उन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा, लेकिन उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। और जहां पर नॉर्थ और साउथ होंगे, अट्रैक्शन होगा, वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। और रिपल्शन में क्या होती है? अभी इसका रीजन मैं बता दूंगा, अभी तो खैर मुद्दे पे आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। समझ गया? तो देखिए, अभी जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो ये प्लैनेट जिसका मास कैपिटल है, मैं कितने फोर्स से खींच रहा था? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। मैं अगेंस्ट वर्क का मुझे कहां ले आना है इसको? इंफिनिटी पर। तो वर्क एट एनी इंस्टेंट, वर्क एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मेरे को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वर्क डन करना पड़ेगा, क्या होगा? डी डब्ल्यू। वो किसके बराबर रहेगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो भैया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए, किसी इंस्टेंट पर मुझे नहीं पता कि कहां पर है ऑब्जेक्ट, तो मैंने माना कहां पर है? एक्स डिस्टेंस पर है, तो फोर्स क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा? डीएक्स आएगा। क्या आएगा? डीएक्स आएगा, ठीक है। और अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तो यहां पर क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। समझ गए? टोटल वर्क के लिए क्या करोगे? टोटल वर्क के लिए आप क्या करोगे? टोटल वर्क फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, यहां से फेंक रहे हो ना आप, और कहां जाना उसको? इंफिनिटी पे। टोटल वर्क के लिए आप इसको इंटीग्रेट करो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर आएगा, ठीक है। और ये एक्स की पावर -2 क्या होगी? एक्स की पावर -2 क्या होगी? ऊपर जाएगी। और लिमिट कहां से फेंका आपने? आर से कहां तक फेंकोगे? इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यह आएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एक्स की पावर, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर -1 अपॉन में -1, माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया, आर से लेके इंफिनिटी हो गया। आप डब्ल्यू इक्वल्स टू में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लाओ, है ना। और ये क्या हुआ? आर से लेके इंफिनिटी। हाँ हाँ, माइनस नहीं आया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। ये आपने वर्क किया, कब किया? जब आप उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कहां फेंक रहे हो? इंफिनिटी पर, ठीक है। जब आपने फेंका था तो आपने कौन सी वेलोसिटी दी थी? एस के वेलोसिटी। कौन सी दी थी? तो एनर्जी कितनी दी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए भैया, आपने जब ऑब्जेक्ट को वीई वेलोसिटी से अर्थ की सरफेस से फेंका था, एम मास को, तो इसके पास एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एट इंफिनिटी क्या होता है? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा? 0। टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक प्लस बराबर में काइनेटिक की वैल्यू कितनी है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल कितनी है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में बराबर में क्या हो गया? 0। इसको उधर ले आओ तो ये टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर में क्या हुआ? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। इस दो को उधर की तरफ ले आओ तो वी स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ? 2 कैपिटल जी एम अपॉन में, ये आर स्क्वायर नहीं हुआ ना, यहाँ पे गलत लिख दिया, आर स्क्वायर नहीं हुआ, है ना, आर। और तो वी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट जी कैप 2 GM अपॉन में आर। अच्छा, आपको पता है जीएम किसके बराबर होता है? जी आर स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? कैसे पता, बताइए। ये जीएम की वैल्यू जी आर के बराबर कैसे हुई? हाँ,
हो गया। G इक्वल्स टू में GM अपॉन में R स्क्वायर, तो GM की वैल्यू क्या होगी, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी की ये भी फॉर्मूला होता है 2GR। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा बार आ रखा है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए इसको हॉट टॉपिक में से मान के चल रहा हूं। ठीक है, फिर आते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। पहली बात तो सैटेलाइट होता क्या, तो आपको पूरा ऐसे लेक्चर दे दूं। ठीक है, तो सैटेलाइट भैया वो होता है जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। किसी भी बॉडी के चारों ओर घूमने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सन के केस में सारे प्लैनेट क्या है, सैटेलाइट है। और प्लैनेट के केस में मून आपका क्या है, सैटेलाइट है। ये जो हम छोड़ते हैं, जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, वो भी क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर ने बनाया होता है, उस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं भैया, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है भैया, तो मून हो गया अर्थ के लिए, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मार्स के लिए फोबोस डेलमोस हो गया, जुपिटर के लिए 92 सैटेलाइट है उस केस में, है ना, बहुत सारे सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल वो होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है सैटेलाइट, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, आपका हो गया आर्यभट्ट 1, आर्यभट्ट 2, इनसेट 1, इनसेट 2, चंद्रयान नहीं है सैटेलाइट कोई, चंद्रयान सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, चंद्रयान एक प्रोब है, प्रोब मतलब कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे आता है, वो रिवॉल्व नहीं करता किसी का। ठीक है, तो ये सैटेलाइट है। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के सैटेलाइट है, एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो पोल के अराउंड में रिवॉल्व करता है, केवल पोल के चक्कर लगाता है, उसका काम कुछ और नहीं है, केवल पोल के चारों ओर घूमता रहेगा। उस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं भैया, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और इसके दो पोल होते हैं, इसी पोल के चारों ओर क्या करता है, वो घूमता रहता है। इस तरह के सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं। और इन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है मैपिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है ये तो घूम रही है अपनी जगह पे धरती, और ये चारों ओर इसी पोल के चारों ओर घूम रहा है, तो इसके घूमने की वजह से धरती का हर एक कोने में पहुंच जाता है, क्योंकि धरती घूम रही है, ये केवल पोल पे घूम रहा है, तो धरती के हर एक कोने में पहुंच जाता है। इससे मैपिंग के काम में आता है, और भी मतलब कि वार वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो अर्थ की किसी पर्टिकुलर रीजन के रिस्पेक्ट में क्या हो, हमेशा रेस्ट में रहे, उस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जैसे हमारे सर के ऊपर कोई सैटेलाइट है, तो हमेशा क्या होगा, सर के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है लोकल ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे लोकल चैनल होते हैं। ठीक है, ठीक है, रेडियो वगैरह में। ठीक है, तो इनकी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, उसमें जो सैटेलाइट इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है कि भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कब कब बनता है, जब उसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के क्या हो, बराबर हो, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के क्या हो, बराबर हो, उसकी हाइट कितनी हो, 96,000 किलोमीटर के आसपास हो, मैंने लिखवाया आपको, देख लेना। ठीक है, नोट्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये ध्यान रखना, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा आता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसको साइड में करते हैं। अब आता है भैया प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। क्या प्रिंसिपल होते हैं, किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, उसके ऑर्बिट में भेजते हैं। तो भैया सबसे पहले हम सैटेलाइट को ऊपर ले आते हैं, जिस वेलोसिटी से हम ऊपर ले आते हैं उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। जब उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो उसको एक वेलोसिटी से छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ठीक है, ये हाइट क्या एच है, अर्थ की सरफेस से इस सैटेलाइट की हाइट क्या एच, इसे बंद करिए गेट को। ठीक है, तो ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ दिया किस वेलोसिटी से, ऑर्बिटल से। अब ये सैटेलाइट लगातार क्या करेगा, इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूरी क्या है इसकी, आर है। ठीक है, तो घूमने के, अब ध्यान रखना यहां पर केवल एक बेसिक सा फॉर्मूला लगने वाला है,
इस सैटेलाइट का मास क्या है? स्मॉल m। क्या है? अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M। और ये सैटेलाइट घूम रहा है इसके चारों ओर, किसमें? सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है सैटेलाइट को सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा होगा? तो प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ध्यान रखना, इफ सैटेलाइट सैटेलाइट revolve around the planet, then it required essential centripetal force। here centripetal force किसके बराबर होगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? घूमने वाली बॉडी का मास, घूमने वाली बॉडी की वेलोसिटी जो कि क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और घूमने वाली बॉडी की दूरी कितनी है? r प्लस एच। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट, और दूरी क्या? r प्लस एच का। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो आप यहां से आसानी स्मॉल m क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो यहां से आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल सकते हो कि भैया किसी भी ऑर्बिट में, किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो ये वेलोसिटी रहेगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे केसेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि r प्लस एच क्या हुआ? r प्लस एच अगर r के ही ऑलमोस्ट है, इसका मतलब समझिए कि जो अर्थ की रेडियस है बहुत बड़ी है और जो सैटेलाइट की हाइट है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, सैटेलाइट की हाइट मात्र कुछ किलोमीटर। तो अगर 6400 में कुछ किलोमीटर जोड़ोगे तो लगभग r के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो उस केस में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? gm अपॉन में क्या होगा? r हो जाएगा। क्या होगा? gm अपॉन में r हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हो तो gm की वैल्यू आपको पता ही है, gr² अपॉन में r। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, √gr हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला, ठीक है भैया। ऑर्बिटल, उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक भी आते हैं, जैसे भैया हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट आप यहां से निकाल सकते हो। देखिए हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालना है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कितनी हाइट पर होगा? तो कैसे निकलेगा भैया? कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो gm अपॉन में क्या होगा? r प्लस एच। इसको उधर ले आओ तो क्या होगा? gm सॉरी r प्लस एच इक्वल्स टू में gm v ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका h क्या हो जाएगा? gm अपॉन में vo स्क्वायर माइनस r। ये क्या हो गया आपका? हाइट ऑफ सैटेलाइट। फिर उसके बाद कई बार बोलता कि सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं भाई कैपिटल टी। क्या होता है? कैपिटल टी। तो कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट के द्वारा कवर किया गया कुल पाथ का सरकमफेरेंस, जो कि क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। आर क्या यहां पर? आर प्लस एच है। क्या है? अदर सर्कुलर पाथ की रेडियस ना, अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r प्लस एच, और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने निकाल रखी है gm अपॉन में r प्लस एच, अंडर रूट में इसको सॉल्व कीजिए तो 2 पाई r प्लस एच, और ये होगा अंडर रूट r प्लस एच अपॉन में gm। तो भैया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में gm। ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। इतने टाइम में सैटेलाइट आपका पूरा एक चक्कर लगा देगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? तो भैया इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो निकल रखा है उसी का उल्टा कर दो, यानी 1 में 2 पाई अंडर रूट gm अपॉन में r प्लस एच का होल क्यूब। अब देखिए भैया सबसे मेन चीज कराने जा रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की काइनेटिक क्या होगी भैया बताइए? हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, और कितनी वेलोसिटी चल रहा है वो? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। सारे एस्केप से कहा झूठा मारो कैच के मुंह पे, एस्केप एस्केप कर रहा है।
कितने चल रहा है सेटेलाइट, ठीक है, तो हाफ मास, ये क्या होगा, जीएम अपॉन में आर प्लस एच का अंडर रूट है ना, तो भैया ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर प्लस एच, ये हो गया भैया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। सेटेलाइट की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की पोटेंशियल क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, माइनस जी मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ सैटेलाइट, और उसकी दूरी, दूरी कितनी बेटा, आर प्लस एच, ठीक है भैया। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी काइनेटिक, और ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और तो अब तो मैंने तो इसकी वैल्यू लिखी है ना इसमें, वीओ की वैल्यू क्या है, स्क्वायर हटाया ना, बाद में स्क्वायर हटाया तभी तो आएंगे। अरे क्या हुआ, खड़ा हो जा, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अच्छा कोई नहीं, खड़ा हो जा बेकार, आजा आजा, अब निखिल अच्छे बच्चे के साथ बैठा है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बेटा देखिए काइनेटिक कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच अपॉन में 2, ये हो गया। और पोटेंशियल क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच, यही हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये हाफ है, ये 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका पूरा आने वाला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर प्लस एच, टोटल एनर्जी आपकी ये होगी। अगर आप देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, इसमें कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि आपको टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दे रखी होगी, जैसे टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दे रखी है आपको, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे तो क्या ये टोटल एनर्जी जो है आपकी सैटेलाइट की, वो किसी से मैच कर रही है क्या, बताओ, देखो ऊपर देखो, इससे मैच कर रही है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा, इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक के, किसके, नेगेटिव ऑफ, यानी अगर आपको टोटल एनर्जी 2 जूल दे रखी है तो काइनेटिक क्या होगी, -2 जूल। समझ गए, यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टोटल दे रखी है या काइनेटिक दे रखी है तो आपको दोनों में से कोई दे रखी है तो आप निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज देखो और देखो, अगर मैं देखूं तो ये दोनों भी सेम ही है, बस यहां पर 2 फालतू लगा हुआ है। इसका मतलब अगर आप टोटल एनर्जी का हाफ करते हो, सॉरी, अगर आप देखो इस दोनों को डिवाइड करो, ये होगी आपकी, ये पहली है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, और ये क्या है, तीसरी है। तो अगर आप इधर देखोगे, भाई बोल मत यार, दिमाग मत खराब कर मेरा, डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड, इस सेकंड वाली को इस थर्ड वाली से डिवाइड करो, सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना, तो क्या बचेगा आपका, वो ये बचेगा आपका 2, है ना। तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स में 2 टाइम्स ऑफ, अगर आपको टोटल दे रखी है तो आप काइनेटिक निकाल सकते हो, काइनेटिक निकाल लोगे तो आपकी पोटेंशियल भी क्या होगी, आ ही जाएगी। समझ गए भैया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन करने के लिए आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, ये पूरा सेटेलाइट खत्म हो गया आपका, ठीक है। फिर आता आपका फ्रीक्वेंसी, बता दिया आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां से निकालना, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैप्लर्स कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, नहीं डेरिवेशन नहीं है वो, बाकी हुआ है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है भैया कि ये सूरज है, ठीक है, और ये सूरज के चारों ओर का क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, क्या है, ये ऐसे रहने दो, इलिप्टिकल। कह रहा है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और आपको बता दूं इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं। अब देखो कहां है, एक फोकस ये हो गया F1, और दूसरा फोकस क्या हो गया, ये हो गया F2, ठीक है। तो कह रहा है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड दी सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट
वेयर सन लाई वन ऑफ द फोकाई, सन केवल एक फोकस पे लाई करेगा, या तो F1 पे रहेगा तो F2 पे नहीं रहेगा, और F2 पे रहेगा तो F1 पे नहीं होगा। इस एक्सिस को हम कहते हैं भैया सेमी माइनर एक्स, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं, माइनर एक्सिस, और इस एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि एवरी प्लैनेट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, वेयर सन लाई वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, सन किसी एक फोकस पे लाई करेगा। ठीक है, समझ गया। दूसरा लॉ कहता है भैया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ध्यान रखना, ये सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा चौड़ा भी है। ठीक है, अगर इसकी डेरिवेशन वगैरह सब कराई जाए तो। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब समझे कि सन के चारों ओर जब प्लैनेट घूमता है तो उस प्लैनेट की जो एरिया कवर करने की वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब समझे, प्लैनेट कहीं पर भी हो, वो एक सेकंड में अगर 100 गज का एरिया कवर कर रहा है तो हर एक सेकंड में क्या करेगा, 100 गज का ही एरिया कवर करेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, या दूसरा इसको इस कहते हैं कि इस लॉ को अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल वे में जाओ तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सनी प्लैनेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आपको जिससे समझना हो वो समझ लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो मैंने अब बताया ये ज्यादा बढ़िया। ठीक है, द एरियल वेलोसिटी, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन क्या होती है भैया, सन क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी क्या होता है, डी अपॉन में dt, एरिया अपॉन में टाइम, ये क्या होती है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब चलो आप दूसरा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड दी सन इज ऑलवेज, ये ज्यादा अच्छा है, ऑलवेज कांस्टेंट। इससे समझना, सुन लो भाई, सेकंड लॉ को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ऑर्बिट है उसका, ये क्या है, सन। तो कह रहा है ए पॉइंट पर जो रेडियस क्या होगी, आर ए, क्या होगी, तो ए पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल ए। ठीक है, प्लैनेट का मास क्या है, एम, और वेलोसिटी क्या है, वी ए। अच्छा, प्लैनेट यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर, कहां पहुंच गया, रेडियस क्या होगी उसकी, आर बी, वेलोसिटी कितनी होगी, वी बी, और यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल बी। क्या हो गया, तो कह रहा है भैया, कह रहा है कि एल ए बराबर में एल बी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो अब देखिए भैया, यहां पर अगर मैं ए पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो क्या होगा, मास, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ ए, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी निकालूं तो क्या होगा, मास, वेलोसिटी एट पॉइंट बी और रेडियस एट पॉइंट बी। मास से मास क्या होगा, कैंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी ए आर ए बराबर में वी बी आर बी। मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, अब समझिए इसको जरा, वेलोसिटी अगर रेडियस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में क्या आ गया, रेडियस, कांस्टेंट अपॉन में क्या आ गया, रेडियस, यानी वेलोसिटी इनवर्सली मल्टीप्लाई क्या हो गया, रेडियस। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, बताओ कहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगी, ए पॉइंट पर प्लैनेट की ज्यादा वेलोसिटी होगी या बी पॉइंट पर, दिमाग लगाओ और बताओ, ए पॉइंट पर ज्यादा वेलोसिटी होगी प्लैनेट की या बी पॉइंट पर ज्यादा वेलोसिटी होगी, ए पर ज्यादा होगी क्योंकि ए की रेडियस क्या है, कम है,
और बी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बी की रेडियस क्या है, ज्यादा है। प्लैनेट जब सन के पास में रहेगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी, ज्यादा तेज होगी, क्या होगी। और प्लैनेट जब सन से दूर चले जाएगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी, कम हो जाएगी। जो भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, बदलती रहती है। तो रेडियस बदलेगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बदलेगी। तो आपका जो एक प्लैनेट है सेडना, सेडना नाम का एक प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट बहुत इलिप्टिकल है, बहुत ज्यादा इलिप्टिकल है। तो जब वो सन से सबसे दूर होता है तो करीबन नहीं तो 1500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होता है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। और जब सन के सबसे पास में होता है तो नेपच्यून के बराबर का डिस्टेंस होता है, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, पहले से ज्यादा होती है। इलिप्स की रेडियस अलग अलग होती है, वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। दूर रहेगा तो कम घूमेगा, लेकिन प्लॉट की लंबाई देखो, ये डिस्टेंस तो कम कवर करेगा। चलो इसको थोड़ा सा अगली क्लास में समझाऊंगा, वरना ठीक है खत्म हो जाएगा। वैसे खत्म ही हो गया अगली क्लास में, ये समझाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ है।